गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं सीसेट प्रहार सीरीज में आज कॉम्प्रेंशन की दूसरी क्लास, और जिसमें हम देखेंगे 2019 और 20 में पूछे गए कॉम्प्रेंशन। क्योंकि माना जाता है कि सबसे टिपिकल कॉम्प्रेंशन, सबसे कठिन गद्यांश यदि अभी तक आए हैं तो 2019 के पेपर के गद्यांश या 2020 के पेपर के गद्यांश को हम मानते हैं। तो आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे, आज हम जो बातचीत करेंगे, या आज हम जिन गद्यांश पर विचार विमर्श करेंगे वो 2019 और 20 के नए कॉम्प्रेंशन हैं, नए गद्यांश हैं। अधिकतर जगह पर पूर्व धारणाएं पूछी गई हैं और इसी कारण से गद्यांश वाले ये प्रश्न थोड़े से कठिन हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर आप कदम कदम बढ़ाए जाओ और आरंभ प्रचंड को कंप्लीट कर सकते हैं। 2017 तक के प्रश्न पत्र हमने इसमें हल कर दिए हैं और बचे हुए प्रश्न पत्र भी जल्द ही हम हल कर देंगे। इसलिए इस तरीके के जो भी प्रश्न पत्र हमारे एग्जाम रस की सीरीज में बचे हैं वो जल्द ही कवर हो जाएंगे। इस सीसेट की क्लास के बाद हम उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। और इस समय यदि आप अनअकैडमी पर प्लानिंग कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का, तो जीएस और ऑप्शनल, एक तरीके से ऑप्शनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है 20 बुकलेट्स। और इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो एमके लाइव रिफर कोड जरूर यूज करिएगा प्लस और आइकॉनिक में हमसे जुड़ने के लिए, साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पर हमारे माध्यम से जुड़ने के लिए। अनअकैडमी चुनौती कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आपके लिए। एमके लाइव रिफर कोड जरूर यूज करते चलिएगा। 15 सितंबर से कई नए बैच बन रहे हैं और इस समय स्पेशल प्राइस वीक के तहत 13 से 17 सितंबर तक यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है। एमके लाइव रिफर कोड यदि आप यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 22 अक्टूबर से हम लेकर आ रहे हैं जीएस और ऑप्शनल का फाउंडेशन बैच। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट। कला और संस्कृति पर मैराथन क्लास शुक्रवार दोपहर 3 बजे हम लेने वाले हैं और 21 सितंबर से हमारी सारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी अलग अलग विषय की, बैक टू बैक। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉम्प्रेंशन के प्रश्नों को हल करते हैं तो 5 नियम याद रखेंगे। प्रश्न का उत्तर हमेशा गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। एक्सट्रीम शब्द केवल, सभी, हमेशा, तुरंत, इस तरीके के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शब्दों को हम हटा देते हैं। चौथा नियम जो हमने आपको बताया था कि पहले हमेशा प्रश्न पढ़िए अगर छोटा सा कॉम्प्रेंशन है। और 5वां महत्वपूर्ण नियम था कि शब्दों को समझिए। निष्कर्ष का मतलब होता है गारंटेड गद्यांश से निकाली गई क्या बात है। एकमात्र धारणा के प्रश्न या पूर्व धारणा या धारणा के जो प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है, आपको याद रखना है कि लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, या कौन सी बात अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। कौन सी बात अंतर्निहित है, ऐसा कौन सा कथन है जिसे हम कह सकते हैं कि हां अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली लेखक ऐसा भी कुछ कहना चाह रहा था। केवल धारणा और पूर्व धारणा के जो प्रश्न होते हैं वह आपको गद्यांश से बियॉन्ड भी मिल सकते हैं। आइए इस थ्योरी के आधार पर ही 2019 के गद्यांशों पर अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्प पोषित तथा सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों की तुलना की। एक रिसर्च किया गया जहां पर कुपोषित बच्चे और जो पर्याप्त पोषण वाले बच्चे थे उनके सूक्ष्म जीव उनके बॉडी में जो मिलते हैं
कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूने से आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चे में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाए गए। कुछ अध्ययनों के अनुसार मां के दूध के रासायनिक संगठन में एक अपरिवर्तित शर्करा साइलिलेटेड ओलिगोसेकेराइड पाई गई। इसका शिशु द्वारा अपने खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तथापि शिशु का सूक्ष्म जीवों संरचित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर, जो उनके खाद्य की तरह काम आता है, फलते फूलते हैं। कुपोषित माताओं के दूध में शर्करा की मात्रा कम होती है, परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण आता है। काफी अच्छा रिसर्च है ये। कुपोषित बच्चे के शरीर में जो रोगाणु होते हैं, उस रोगाणु के लिए एक पोषण होता है। वो पोषण माता के दूध में नहीं होने पर वह रोगाणु विकसित नहीं हो पाते, और जब वो रोगाणु विकसित नहीं हो पाते तो इसका सीधा सा असर यहां पर यह पड़ जाता है कि बच्चे में कुपोषण की प्रॉब्लम आ जाती है। उपयुक्त परिच्छेद में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यदि बच्चे में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। ऐसा गद्यांश ने गारंटी नहीं ली कि उपचार नहीं किया जा सकता। कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीवों सरोपित किए जाने चाहिए। यहां पर इस तरीके का भी परिणाम हम निकाल नहीं सकते हैं कि जो गद्यांश कहता है कि भाई उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो पोषित वाले सूक्ष्म जीव उसके नली में डाल दीजिए, ऐसी भी बात नहीं आ रही है। कुपोषित माताओं के शिशुओं को मां के दूध की जगह डेयरी का साइलिलेटेड ओलिगोसेकेराइड से प्रबलित दूध पिलाया जाना चाहिए, ऐसी भी कोई बात, मतलब इस पूरे गद्यांश में ऐसी कोई गारंटेड बात नहीं की गई है कि इस रिसर्च के बाद यदि ये कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप, उन्होंने कहा है कि कुपोषण क्यों आता है। एक्चुअली वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे में कुपोषण का कारण क्या है। पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकारक प्रभावों पर रिसर्च के नीतिगत निहितार्थ हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस रिसर्च से हमें ये बात निकलकर सामने आती है कि आखिर कुपोषण का कारण क्या है। हाँ, इसका हम ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इस कुपोषण के समाधान के लिए फिर वैज्ञानिकों के पास कई सारे विकल्प हैं, जैसे वो डेयरी का दूध की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव को सरोपित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भविष्य की संभावनाएं हैं, ये निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष तो ये है कि हाँ, इस रिसर्च का एक नीतिगत निहितार्थ ये है कि इसी के आधार पर हम पॉलिसी बना सकते हैं कि कुपोषण को यदि किसी जगह से समाप्त करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। तो आंसर आना चाहिए पहले का, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अपरिपक्व आहार नली, ध्यान से सुनना, अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्कृत जीवाणु युक्त प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है। अभी ऐसी कोई धारणा लेखक ने नहीं प्रस्तुत की है कि अगर कुपोषित बच्चा है तो उसके अंदर पोषित सूक्ष्म जीवों को डाल देंगे तो वो कुपोषण समाप्त हो जाएगा। तो पहली वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। जी हां, यहां पर दिया गया है, यहां पर एक धारणा दी गई है कि कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है और परिणाम स्वरूप उन शिशुओं के सूक्ष्म जीव परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं और शिशुओं में कुपोषण आ जाता है। तो हम कहेंगे कि कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर जनरली कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा तो गारंटेड सही होगा, आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन बी। अगला सवाल, पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में
भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़ा है। रिसर्चकर्ताओं को अब पता लगा है कि पिघलते हुए हिमनद के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जल में नीतल जीवजात के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव समग्र समुद्र परितंत्र पर पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद के बढ़ते हुए स्तर ही तटीय क्षेत्र में क्षयमान जैव विविधता का कारण है। उनका विश्वास है कि जल में निलंबित ये जो डिपोजिशन है, अवसाद का लेवल बढ़ रहा है, यही जैव विविधता के हानि का कारण है। कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है? भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्र की अपेक्षा हिमनद के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले दशक में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़ा है। भाई वो एक उदाहरण दे रहा है कि हिमनदों में तापमान सामान्य औसत से 5 गुना तेजी से बढ़ा है, पर उसने ऐसा कहीं से कहां तक इशारा नहीं किया है कि हिमनदों का तापमान 5 गुना ही बढ़ता है। कहीं पर भी चले जाओ, ऐसी कोई धारणा लेखक की प्रस्तुत नहीं है। तो पहली वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पहली वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि तीसरा तो गारंटेड है, तीसरा तो गारंटेड है, लड़ाई केवल दूसरे पर समिटी हुई है। आइए देखते हैं, भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधस्थलीय अवसादन हो सकता है। जी हां, आर्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नीतल के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव समग्र अधस्थल परितंत्र पर पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि जल में निरंतित अवसाद के बढ़ते हुए स्तर की तटीय क्षेत्र में जैव विविधता का कारण है। जैव कमी जो तटीय क्षेत्र में कम हो रहे जैव विविधता का कारण है। अवसाद को वो कह रहा है, पर तापमान के कारण कुछ क्षेत्र में समुद्री अधस्तरीय अवसादन हो सकता है, ये बात उसने नहीं कही है। उसने कहा है कि अवसाद के कारण जैव विविधता में कमी आई है। अवसाद के कारण जैव विविधता में कमी आई है, लेकिन वो अवसाद या वो डिपोजिशन, हम ये नहीं कह सकते हैं गारंटेड कि वह डिपोजिशन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आया होगा। क्या लगता है लाल लालियो? तेजी से कमेंट्स करिएगा। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या आंसर इसमें होगा? देखिए क्या आंसर बताते हैं लाल लाली। ए और डी तो हो ही नहीं सकता है, ए और डी तो हो ही नहीं सकता है। भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र में, यहां पर देखो आंसर की संभावनाएं क्यों बनती है पूर्व धारणा में। देखना पूर्व धारणा में अब वो शब्द जो आंसर लेकर आएंगे, जहां पर प्रश्न में एग्जामिनर कहेगा सामान्यतः, आमतौर पर, कुछ, ऐसे शब्द जब भी उपयोग करेगा तो पूर्व धारणाओं के सही होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो यहां पर भी उसने कुछ क्षेत्र का उदाहरण लिया है कि भाई सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हां, लेकिन भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र में समुद्र अधस्थलीय अवसादन हो सकता है, क्योंकि अवसाद के कारण जैव विविधता की हानि हुई है। तो यह अवसादन हो सकता है कि 5 गुना भूमंडलीय तापन के कारण हुआ हो, और इसी कारण से आंसर इसका आना चाहिए ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। इसलिए ऑप्शन आना चाहिए इसमें सी, केवल दूसरा और तीसरा, लेकिन पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर अगले सवाल पर आ रहे, इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालिक बसेरे की परीक्षा की। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमें पूरी
पिछली सहस्त्राब्दी में छोटे स्तनपाई जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिल जाती है। सोचिए रिसर्च कैसी हो रही है। मतलब उल्लू जो है, जो छोटे छोटे स्तनधारियों को खाता है, उसके मल का रिसर्च करके हम ये बता सकते हैं कि वो जो छोटा स्तनधारी है उसकी संरचना कैसी होगी। इस रिसर्च से यह संकेत मिला कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपाई जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्कंदी बना रहा। अब ये प्रतिस्कंदी शब्द क्या है, बहुत गंदी हिंदी यूज की है 2019 में, किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती गई है। ऊर्जा प्रवाह में इस नाटकीय गिरावट का अर्थ है कि आधुनिक परितंत्र में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा है जितनी सहजता से अतीत में हुआ करता था। इसका मतलब 13,000 साल पहले जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ था, तब उस जंतुओं में इतना रेजिस्टेंस था कि उसको वो झेल गए थे, लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। आइए जरा देखते हैं पूर्व धारणाएं कौन सी बनाई गई हैं। कौन सी पूर्व धारणाएं आपको लगता है कि इस गद्यांश के बारे में आपको लगती है कि बनाई गई होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, भूमंडलीय तापन बार बार होने वाली प्राकृतिक घटना है। नहीं, इसमें कहीं से कहां तक ऐसा कुछ भी नहीं कि बार बार होने वाली। इसमें तो बस एक बताया गया उदाहरण कि पिछली बार 13,000 साल पहले हुआ था, तो बार बार होने वाली घटना मतलब पहला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आसन्न भूमंडलीय तापन मतलब अभी जो भूमंडलीय तापन हो रहा है, छोटे स्तनपाई जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। भाई उसने ये कहा उल्टा कि ये जो वर्तमान का जलवायु परिवर्तन है, इस समय तो बहुत तेजी से जीव जंतु मर रहे हैं, ऊर्जा की जो हानि हो रही है, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। सिंपल प्रश्न है, तीसरा ही आंसर आएगा। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्कंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है, क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस पावर था, आज वो रेजिस्टेंस पावर उनमें नहीं रहा है। अगला सवाल अब आप लोगों को हल करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं और आपके पास हर सवाल के लिए रहेगा 1 मिनट का टाइम। ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। <clears throat> 2019 के प्रश्न हैं। पचपन, 56, 57, 58, 59, 60। आइए मैं पढ़ रहा हूं। खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है, यह तेजी से हो रहा है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उगाई जाने वाली सेब की 7,000 किस्मों में से 100 से भी कम बची हैं। फिलीपींस में कभी धान की हजारों किस्में फल फूल रही थी, किंतु अब मुश्किल से 100 किस्में तक ही उपजाई जा रही है। चीन में मात्र 1 शताब्दी पूर्व खेती में प्रयुक्त होने वाली गेहूं की किस्मों में 90% किस्में विलुप्त हो चुकी है। विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपने स्थानीय जलवायु और पर्यावरण की विलक्षणताओं के काफी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया है। हाल के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों पर और खाद्य के प्रौद्योगिकी चलित उत्पादन तथा वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही। देखो भाई, वो कह रहे हैं कि बड़े मुश्किल से तो अभी हमने जाना था कि कौन सी उपज, कौन से
फसल की कौन सी वैरायटी इस जलवायु में बेहतर उत्पादन देगी, तो कुछ लिमिटेड फसलों की वैरायटीज डोमिनेंट होती चली गई और बाकी विलुप्त हुई। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उन कुछ फसलों का संहार कर दे जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन कुछ किस्मों की घोर आवश्यकता हो सकती है जिनने हमें विलुप्त हो जाने दिया है। अब यहां एक डर दिया जा रहा है कि देखो भाई, हमने तो खो दिए उन प्रजातियों को, आज वो पता भी नहीं है कि भी नहीं है, पर यदि भविष्य में वो लिमिटेड प्रजातियों पर कोई बीमारी आ जाए या जलवायु परिवर्तन के प्रति वो अनुकूल ना हो, तो हमारे पूरे पृथ्वी पर खाद्य संकट इतना भयानक होगा कि हमें वो कुल विलुप्त हुई किस्मों की याद आएगी। तो क्या बताना चाहता है, आइए जरा देखते हैं पूर्व धारणाएं। पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं। देखो, पादप जातियों की बात नहीं की गई है, यहां अनाज की बात की गई है, हम जिन फसलों को उगाते हैं उनकी बात की गई है। पादप जाति की जगह अनाज की जाति आ जाती तो शायद यह कथन या पूर्व धारणा सही हो जाती। तो पहली वाली पूर्व धारणा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, लाल लालियो, पहली वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, मतलब आंसर ए और डी तो नहीं होगा। मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई, दूसरा तो बिल्कुल है, दोनों में दूसरा है, दूसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम तीसरे और चौथे पर गौर करो। खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंत्योतगत्वा निकट भविष्य में खाद्य के कमी की समस्या की ओर लेकर जाएगी। नहीं, खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान प्रणाली नहीं, वो कह रहा है कि भविष्य में बीमारी आ जाए या फिर जलवायु परिवर्तन हो जाए, ऐसा वो नहीं कह रहा है कि खाद्य वितरण वाली जो बातचीत है। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने में हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। जी हां, उसने कहा कि हमें भविष्य में उन विलुप्त हुई प्रजातियों की याद आएगी, उनका संरक्षण करिए। वो इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है कि यदि हमें खाद्य सुरक्षा मजबूत करनी है तो हमें उन प्रजातियों को संरक्षित करना है। तो तीसरा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन चौथा गारंटेड होगा। और यदि चौथा गारंटेड होगा तो इस पूर्व धारणा के प्रश्न में भी आप उत्तर तक सही तरीके से पहुंच पाएंगे। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल बी। परिच्छेद 2 ट्राई करिएगा, 1 मिनट का टाइम मैं आपको फिर से दे रहा हूं। स्टार्ट। पचपन, 56, 57, 58, 59, 60। शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है। खासकर इस तेजी से बदलते और वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक और संस्कृति तथा विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक है। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर एक उबाऊ इंसान भर है जो बहुत सारे फैक्ट जानता है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाए जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान दोनों हो। उनका विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराई और कला की ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
साथ मिलकर यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा। कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है? सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप फिर से देख लीजिए उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, शिक्षा की बातचीत की गई है, क्या कहीं पर आधुनिक समाज की बातचीत है क्या? जरा इस बात पर गौर करिएगा। क्या कहीं पर भी आधुनिक समाज का कोई विवरण दिया गया है? तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न बड़ा सिंपल है। सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता है। उसने आधुनिक समाज के बारे में तो कोई विवरण नहीं दिया, हाँ, लेकिन उसने जरूर कहा कि शिक्षा और संस्कृति दोनों चीजें हो। केवल शिक्षा भी सही नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। संस्कृति अर्जित किए बिना किसी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती, बिल्कुल। वहां पर उसने कहा है कि ऐसा व्यक्ति धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर रह जाएगा, तो आंसर आएगा केवल और केवल दूसरा, केवल और केवल दूसरा। अगला प्रश्न भी आपके पास है, 1 मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूं, स्टार्ट करिएगा। आइए देखते हैं क्या आंसर लग रहा है। लाल लालियो और भावी IAS IPSओं ने आंसर दिया है बी। बहुत खूबसूरत। मृदा जिनमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं एक जीवंत संसाधन है जिनके बनने में वर्षों लगते हैं तथा यह मिनटों में नष्ट हो जाती है। प्रतिवर्ष 75 अरब टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है, चिंताजनक है। और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए नहीं, मतलब वो कह रहा है कि भाई ये मृदा जो खत्म हो रही ना, केवल ऐसा मत सोचना कि खाद्य उत्पादन के नजर से मत सोचना। मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक कार्बन के रूप में रोक सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त होने से बचाए रख सकती है। मृदा को केवल उत्पादकता के दृष्टिकोण से मत देखिए, लेखक कह रहा है, बल्कि मृदा को इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि यह CO2 को कैप्चर करवाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि मृदा पर ही पेड़ पौधे उगते हैं। कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है? बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। खाद्य असुरक्षा वाली बात तो दूर दूर तक भी नहीं है। मृदा का क्षरण देखो, खाद्य उत्पादकों के दृष्टिकोण से ही नहीं, वो कह रहा है उल्टा कि यह चिंताजनक है और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं। मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को, तो खाद्य सुरक्षा का तो उल्टा खंडन कर रहा है कि वो उसके नजर से मत देखो, पर CO2 के नजर से भी इसको देखने की कोशिश करिए। मृदा का क्षरण मुख्यतः एंथ्रोपोजेनिक है। क्या मनुष्य मृदा क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ऐसा लेखक कहता है?
लेखक ने कहीं से कहां तक ऐसा विवरण नहीं दिया है। आंसर आएगा केवल और केवल तीसरा, मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है, क्योंकि उसने नीचे लिखा है कि मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के रूप में रोक सकती है, कार्बनिक कार्बन के रूप में रोक सकती है। केवल और केवल ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिकीय रूप से मापी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति न तो दिखाई देती और न ही मापी जा सकती। मतलब वो कह रहा है कि असमानता दिखती है, हम बता सकते हैं कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, किसका कम है, लेकिन इस पूरी असमानता के लिए जो बल जिम्मेदार हैं वो बल ना तो मेजर किया जा सकता है और ना ही वो बल दिखता है। गुरुत्व बल की तरह शक्ति असमानता का संगठक सिद्धांत है, चाहे वह आय, संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म और क्षेत्र किसी की भी हो। इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। मतलब वो बताना चाह रहा है असमानताएं बताई जा सकती, लेकिन असमानताओं के लिए जिम्मेदार आर्थिक शक्ति और उस आर्थिक शक्ति को प्रेरित करने वाला, दिशा बदलने वाला कारक आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है? किसी समाज में असमानता होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। एकमात्र, ऐसे शब्द जहां पर भी आपको लगे कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है, मैंने आपसे बार बार कहा है, जहां पर भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया जा रहा है, ऐसे प्रश्नों पर जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड हमारी मदद करते हैं ऐसी जगह पर प्रश्नों को सही आंसर तक पहुंचाने में। तो सबसे पहले तो आप एक वाले को हटा दीजिए, क्योंकि उसने आर्थिक शक्ति का उदाहरण दिया है, लेकिन एकमात्र कारण आर्थिक शक्ति बिल्कुल भी नहीं कहा है। और मुझे लगता है कि केवल इसी बात के आधार पर हमें उत्तर मिल चुका है, हमें प्रश्न को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे। केवल तीसरा, आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है, क्योंकि यह आर्थिक शक्ति को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है जिससे असमानता उत्पन्न होती है वो मेजर की जा सकती है। तो केवल और केवल तीसरी धारणा ही सही होगी। एलिमिनेशन मेथड की आदत डालिए। जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ पादपों को वर्धन काल अधिक लंबे हो जाने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का लाभ पहुंच सकता है। मतलब कुछ पौधे जो है वो ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विश्व के अन्य प्रभावों जैसे कि नाशक जीव, सूखा और बाढ़ के अधिक हो जाने का अहानिकारक होना कम हो जाएगा। विश्व कैसे अनुकूलन करेगा? अनुसंधानकर्ता अनुमान करते हैं कि 2050 तक मक्का, आलू, चावल, गेहूं इन 4 पण्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएगी, जिनसे कुछ जगह पर किसानों को बाध्य होकर नई फसलों का रोपण करना पड़ेगा। तापन से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को नहीं। एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती, राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग और कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेगी कि भारत में कृषि भूमियां का कैसा निष्पादन करेगी। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है जिसे हम गारंटेड कहेंगे कि हां ये बात तो गारंटेड निकलती है? भविष्य में किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने विविध फसल उगाएंगे। तो आधुनिक बनाएंगे। जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। शस्य विविधता पर नहीं, लेखांश कह रहा है कि शस्य के प्रतिरूप पर। प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमियों में स्थानांतरित करने से कृषि के अधीन सकल क्षेत्र में अत्याधिक, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से बकवास है। जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।
जलवायु परिवर्तन को कई कारक प्रभावित करते हैं, कृषि को कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन उसने यहां जरूर लिखा है तापन से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को नहीं। एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करता, राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग, कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेगी कि भविष्य में कृषि भूमियां कैसा निष्पादन करेगी। तो निश्चित ही जलवायु परिवर्तन को कृषि भूमियों पर बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं मक्का, आलू, चावल, गेहूं, इन 4 पण्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएगी। तो आंसर आना चाहिए कि जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से तो डी आना चाहिए। भविष्य में किसान की लाभ की स्थिति में होंगे यदि अपनी पद्धति को आधुनिक। इसका आंसर चेक करिएगा लाल लालियो, मेरे हिसाब से तो डी ही आना चाहिए। महत्वपूर्ण कारक, एक बार इसका आंसर जरूर चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या है कमेंट्स करके। पर मुझे डी लग रहा है उसमें। चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसी ही 5 उंगलियां होती हैं जैसे ओरेंगुटेन या मनुष्य की होती है। साथ ही वैसी कलाई जुड़ी होती है, कलाई की हड्डियों के गुच्छ से जो बाह की लंबी हड्डियों से जुड़ी होती है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने हैं, खोदने के लिए बने, छबुंदर के हाथ, घोड़े के पांव, संस के पाद और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हैं। ये सब कुछ एक जैसे क्यों दिख रहे होंगे? क्योंकि इन सब का विकास एक साथ हुआ है, इन सब का डेवलपमेंट एक साथ हुआ है। हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियों का होना जैव विविधता का उदाहरण नहीं। जैव विविधता का संरचनाओं से कोई लेना देना नहीं, बल्कि जैव विविधता का मतलब यह है कि कितने प्रकार के जीव है। विभिन्न जातियां हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती हैं, यह जैव विविधता का उदाहरण नहीं, यह भी जैव विविधता का उदाहरण नहीं है। मनुष्य उपयुक्त जंतुओं के हाथ पैर में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग नहीं, ये केवल मात्र संयोग नहीं है। मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का एक कॉमन हिस्ट्री है, एक साथ इनका डेवलपमेंट हुआ है। ऑब्वियसली एक जैसी संरचनाएं तभी विकसित हो सकती हैं जब इनका एक साथ विकास होता है। जैसे जनरली हम देखते हैं कि कहीं पर भी यदि वास्तुशिल्प में बात करें या स्थापत्य कला में बात करें तो आप देखेंगे कि एक जैसी इमारतें अगर कहीं पर हम मिलती है तो हम कहते हैं कि भाई इनका जो डेवलपमेंट है लगभग एक टाइम पीरियड में ही हुआ होगा, क्योंकि एक जैसी चीजें तभी बन सकती है जब वो एक साथ विकसित हुई होगी। अगला प्रश्न है, अल्प साधन युक्त इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सस्ती वस्तुएं हैं, इनमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी कीमत बढ़ जाती है। इस श्रेणी की वस्तुएं नए अनुप्रयोगों के साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही है। अनेक गृह उपयोगी अप्लायंसेस, थर्मोस्टेटस, सुरक्षा और मॉनिटरिंग डिवाइसेस, वैयक्तिक सुविधाएं, अनुप्रक्रिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स की श्रेणी में आती है। इस पर स्वस्थता पर दृष्टि रखने वाले अनुप्रयुक्तियां कतिपय चिकित्सीय अंतरीप और कारों में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जैसी अनुप्रक्रिया भी श्रेणी में आती है। उम्मीद है कि आईओटी कई गुनी रफ्तार से बढ़ेगा, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियां निरुत्साहित कर रही है। ये क्या है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। आप में से कई लोग कहेंगे सर ये तो शब्द ही समझ में नहीं आ रहे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि वह डिजिटल रूप में अपने घर के अंदर लाइट को बंद चालू कर सकते हैं, वो अपने मोटर पंप को चालू बंद कर सकते हैं, वो अपने कैमरेज, घर के अंदर की सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा को देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। वह कहीं दूर रहकर अपने कार को बंद चालू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों के पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण उनके टीवी, उनके इलेक्ट्रिक उपकरण, उनकी कई सारी चीजें, जहां तक कि हेल्थ में भी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इसकी जानकारी कई लोगों तक पहुंच जाएगी, आपके परिचयों तक पहुंच जाएगी। ऐसे वॉच आ चुके हैं कि आपकी जैसी हेल्थ पर कोई असर पड़ेगा तो आप जिनको सूचित करना चाहते हैं, डॉक्टर को बताना चाहते हैं तो डॉक्टर को भी पता चल जाएगा।
आजकल कुछ ऐसे ऐप भी आ चुके हैं कि यदि मैं हेल्थ कर रहा, मतलब मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूं तो कितनी एक्सरसाइज की है कर दीजिएगा, एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश कर दीजिएगा आप लोग, रिफ्रेश कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश कर दीजिएगा लाल लालियो, रिफ्रेश कर लिया करिए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ में आया कि नहीं? पहले तो आईओटी समझ में आया कि नहीं? तो पता चल रहा है मैंने आईओटी पूरा समझाया। आईओटी होता क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कितनी चीजें आप इंटरनेट के माध्यम समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आईओटी समझ में आया है? या अभी भी दिक्कत आ? ठीक है, आईओटी समझ में आ गया है। आईओटी का मतलब है कि इंटरनेट से कनेक्ट। रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भारत में समर्थकारी प्रौद्योगिकियों का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बढ़ावा बन सकता है? तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं है। आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत को आईओटी अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। सस्ती लो एंड आईओटी अनुप्रयुक्तियों के विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदेह बन जाता है। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय आईओटी अनुप्रयुक्तियों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा का डर हमें है। तो आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्रकों को पुनर्संरचित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है। इस प्रयास के साथ कि इसका एकांतिक रूप से उपनिवेश करे, ताकि उपनिवेश करे मतलब इन पर अधिकार करने की कोशिश करना चाहते जो डिजिटल जानकारियां देशों के बारे में है। विकासशील देशों से बड़े आंकड़े मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। यह आसूचना विभिन्न क्षेत्रकों को नियंत्रित करना और एकाधिकार परक किराया वसूल करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए टैक्सी की सेवा प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी कार और चालकों का नेटवर्क नहीं है। यह आने जाने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात, नगर की घटनाओं, यात्रियों और चालकों की वैयक्तिक व्यवहार परक विशिष्टताओं आदि से संबंधित डिजिटल आसूचना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिच्छेद का विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बताइए लाल लालियो, इसका आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न का आंसर क्या लगता है आपको? वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है। नहीं, वैश्वीकरण की तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं है। विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए बिल्कुल वो कह रहा है यहां पर कि यहां डिजिटल जानकारियों का उपनिवेश अधिकार करने की कोशिश की जा सकती है, बाद में उन्हें विकासशील देशों को बेचा भी जा सकता है। तो ये हो सकता है भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़ों के बदले नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आंकड़ों के बदले पैसा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी सुरक्षा पर काम करना चाहिए। भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्रा नहीं, आंकड़ों की हानि और विदेशी व्यापार में अभी कोई संबंध गद्यांश में नहीं दिया गया है।
आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन बी। और इसका तो आंसर ही दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद से सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है? तो डिजिटल दिक्ष न में बड़े आंकड़े, बिग डेटा एक संसाधन होते हैं, ठीक है, बट ये जो हिंदी है अद्भुत है। जो भी गरीब कभी पेपर बनाता हो तो उस गरीब को ये हिंदी दिखाई जानी चाहिए कि बताओ गरीब आदमी भावी आईएएस और आईपीएस इस शब्द का क्या मतलब समझे। और अगला सवाल है, भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है। भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का, प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व के जो ग्रामीण निर्धन हैं उन्होंने तो जलवायु परिवर्तन किया ही नहीं है, तथापि इसके प्रभावों का सामना करने में वो अगली पंक्ति में है। बल्कि और लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ेगा इन ग्रामीण निर्धनों पर पड़ेगा। कृषक अब वर्षा और तापमान के ऐतिहासिक औसत पर भरोसा नहीं कर सकते और अधिक बारंबार होने वाली आत्यांतिक मौसम घटनाएं जैसे सूखा, बाढ़, महाविपदाओं के रूप में परिणामित हो सकती है। नए खतरे सामने हैं जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, जल पूर्ति पर पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव। छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण हैं? पूरे विश्व में लगभग 2 अरब लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं। भारत में छोटी जोत वाले किसान देश का 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, जिसका स्थानीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान है। क्या उपनिगमन निकाला जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस कॉम्प्रेंशन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ट्राई करिए लाल लालियों की, क्या आंसर आपको लगता है? छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यवाही का महत्वपूर्ण भाग हो सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं भाई, उल्टा न्यूनीकरण में तो विचारों की भूमिका है। बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा नहीं, ये तो बिल्कुल बकवास है। भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान, केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आंसर आएगा, जब ये 3 है ही नहीं तो आंसर आना चाहिए था ऑप्शन ए। भारत में खाद्य सुरक्षा की संभावित समस्या है, खाद्य असुरक्षा की संभावित समस्याएं भविष्य में हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा इसलिए कह सकते हैं हम लोग क्योंकि कितने महत्वपूर्ण हैं, पूरे विश्व में लगभग 2 बिलियन लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर है। और भारत में तो छोटे किसान जो हैं उनको संकट आएगा जलवायु परिवर्तन का, क्योंकि वो अग्रिम पंक्ति में हैं। भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य में जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। आंसर आएगा, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है, बदलती जलवायु इससे निपटने के लिए सरकारों के, चाहे वे कितने भी अनिच्छुक हो, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकार के अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन या उपयोग करती हैं उच्चतर करों और नियामक बोझों का सामना करेगी। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना असंभव होगा और उनके पास सिर्फ स्टैंडर्ड असेट, तेल और कोयले के वे निक्षेप जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है, बचे रहेंगे। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत और अधिक आत्यांतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर और सूखे से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई जो आने वाले टाइम होगा वहां पर जलवायु परिवर्तन के लिए सारे देश एक्शन लेंगे, तो पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादक वाले जो भी कंपनियां हैं उनको अपने पेट्रोल डीजल को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं रहेगा और बाकी को भी नुकसान होगा। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है।
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। आत्यंतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम होगा। आपको बताना है कि कौन सी धारणाएं आपको लगता है कि इसमें सही होगी, कौन सी धारणाएं इस प्रश्न में आपको लगता है कि सही रहेगी। कई लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से वापस आते हैं। बदलती जलवायु से निपटने के लिए सरकारों के अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। निवेशकों का जो लाभ है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन या उपभोग करती उच्चतर कर और नियामक बोझ का सामना करेगी। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना संभव होगा और उनके पास सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट तेल और कोयले के वे निक्षेप जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है बचे रहेंगे। अन्य खाद्य उद्योग अपेक्षाकृत अधिक आत्यांतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर और सूखे से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकार और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। पहला तो गारंटेड होगा। आत्यंतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम होगा। गद्यांश में कंपनी का आर्थिक विकास तो जरूर कम बताया है, लेकिन गद्यांश में सरकारों के आर्थिक विकास पर कोई चर्चाएं नहीं है। तो दूसरी वाली बात जब नहीं हो सकती है तो जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम होगा। सरकारों की आर्थिक विकास की बात कहीं से कहां तक नहीं है, लेकिन कंपनियों के प्रतिफल के बारे में बताया गया है कि उनका जो लाभ है वो कंपनियों का लाभ जरूर कम होगा। तो आंसर आएगा केवल और केवल पहला और तीसरा। आज का आखिरी सवाल है, विद्यालयी उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई देती है। गद्यांश कहने जा रहा है कि भाई सबको शिक्षा मिल रही है, ये तो हमने अब देख लिया, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में आज भी अमीर बच्चों को ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। गैर सरकारी विद्यालय में कमजोर वर्ग के लिए कोटे का उपबंध निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा किया गया। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होती है और इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं आपसे पूछा गया है। अवसर की समानता को वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। ऐसी तो कहीं से कहां तक कोई बात नहीं। वो तो बताना चाह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने कानून बनाया, लेकिन वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत तथ्य है, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य, बिल्कुल ऐसा तो कहा जा रहा है, पर आगे देखते, गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालय की स्थापना। तीसरा तो दूर दूर तक भी नहीं है भाई, मुझे नहीं पता कि उत्तर क्या आएगा, लेकिन तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और तीसरा अगर बिल्कुल भी नहीं होगा तो ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता, और ऑप्शन सी और डी नहीं होगा
तो आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन बी, एलिमिनेशन मेथड फिर हमारी मदद कर रही है। एक प्रश्न और है, भारत में टीबी संक्रमित बहुसंख्य लोग निर्धन है और उनको पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास का अभाव है। बचाव के बारे में उनकी समझ न के बराबर है। ऐसे में टीबी परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को और निर्धन बनाता है, खासतौर पर महिला और बच्चों को ग्रस्त करता है, उन्हें निर्वासन और रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई यह है कि यदि तपेदिक उन्हें न भी मारे तब भी भूख और गरीबी से वो मर जाएंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार, साधन प्रदाताओं तथा परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, यंत्रणाकारी पार्श्व प्रभावों के साथ मिलकर रोगी को उपचार जारी रखने में हतोत्साहित करते हैं, जिसके अनर्थकारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। कौन सा निष्कर्ष है? भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है। गलत है ये तो। तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कई और अधिक की आवश्यकता होती है। हो सकता है सरकार की निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है और निर्धन लोगों की उपचार तक पहुंच नहीं है। नहीं, सरकार निर्धन लोगों तक उपचार नहीं है, ये बात सही है, लेकिन निगरानी क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है ऐसा लेखांश नहीं कह रहा। भारत में तपेदिक जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त होगा जब इसके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, बिल्कुल, जहां टीबी गरीबी बढ़ाने में मदद करती है वही गरीबी टीबी को बढ़ाने में मदद करती है। इसके हिसाब, मेरे हिसाब से तो डी आंसर होना चाहिए, लेकिन उपचार से कई और अधिक की आवश्यकता है। बी भी है। बी और डी में यूपीएससी बी चुन रही है शायद। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें मैथ्स, गणित की कक्षाएं। रिवीजन करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा।